उपराष्ट्रपति को। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ लिया था, उसके बाद जो है कि उपराष्ट्रपति को देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है कि कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत ये उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सूरत में जो है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति का के इक्विवेलेंट में यहाँ का उपराष्ट्रपति नहीं है। उस चीज को समझेंगे। एक्चुअली अमेरिका में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रेसिडेंट के चुनाव के साथ ही होता है, और प्रेसिडेंट खुद ही उनका नाम डिनोमिनेट करता है कि मेरे साथ ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए लड़ेंगे। यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति के पद के बाद जो है आधिकारिक क्रम में वो दूसरे नंबर पे आता है। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये चीज हम लोगों ने देखा। इनके जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि 35 वर्ष की आयु इन्होंने पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे एक टेक्निकल है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति महोदय को, तो उसमें क्या था कि उसमें जो उनकी योग्यता थी उनमें एक योग्यता ये भी थी कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ये अलग है कि ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है उसमें लिख दिया जाता है कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल गलत बात है। संसद के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होगा, और जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता जो है कि राष्ट्रपति में होगा। ये चीजें हैं। उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों ने जो सर ये बताइए हमको, जो राष्ट्रपति बनता है तो क्या सही में उसके पास योग्यता रहता है लोकसभा बनने का? खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा? ये हम नहीं करें। वो लड़ेंगे तो लरंदे से लड़ेंगे, नालंदा में तो जीतवे करते हैं। नहीं, वहां से भी नहीं जीत पाएंगे ना नीतीश कुमार, वहां से भी नहीं जीत पाएंगे। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति में क्या होगा? 20 प्रस्तावक। यही वाला योग्यता है सर कि 50 को ले आए अपने साथ, तो हो गया ना भाई योग्यता। नहीं, फिर वोट भी तो लेता है वो, तो सिर्फ और सिर्फ अनुमोदक और हाँ, वोट भी तो लेता है। सही में तो यही योग्यता हो गया कि बनने का क्षमता है उसमें। हाँ, तो वो वोट तो लेता है ना, इस चीज को समझे। उसके बाद 15,000 रुपये जमा करवाएंगे। सर वो 8वां 9वां 10वां पढ़ते तो हमको पता नहीं चलता कि वोट इसको कैसे देगा भाई। बहुत ऐसा रहता है कि मतलब खड़े नहीं होता कभी। अच्छा अब समझ में आया ना। तो ठीक है। तो ऐसा है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, और 15,000 रुपये जमा करवाएंगे। अगर 1/6 वोट नहीं आया तो वो 15,000 रुपये क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। तुम जमानत जब्त माना जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं बताइए जरा। देखो, विधानसभा के कोई सदस्य का कोई लेना देना इनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है। लेकिन रहना चाहिए था ना सर, क्या कि वो राज्यसभा का रहता है, तो राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व करता है वो राज्य का करता है, लेकिन उसमें नहीं दिया राज्य का रोल। तो हमको पता है कि उनका उतना रोल नहीं होता है, फिर भी रहना चाहिए। देखो, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। तुम किसी को बना रहे हो पदे उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तुम कहते हो कि उनको भी उतने ही वोट से जीतना चाहिए जितना वोट से जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तुम अगर कोई व्यक्ति उतने प्रोसेस से गुजर के आएगा और उसको तुम उसके सेकंड में पोजीशन पे रखोगे तो वो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। okay? इस चीज का भी ध्यान रखता है ना, पावर बैलेंस करना है ना। और दूसरा बात, संविधान में इनके मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का कोई जिक्र नहीं है। संविधान में के शुरुआती दिनों में ये था कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कि लोकसभा राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बैठेगा, उसमें हाथ खड़ा करके ही हो जाएगा कि ठीक है, इसको हम जो है कि वोट दे रहे हैं और ये उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन फिर बाद में जो है कि बोला गया कि नहीं, इनका जो है कि इस तरीके से चुनाव होना चाहिए और प्रॉपर चुनाव की व्यवस्था की गई, तब जाकर के ये आया है। संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है किस तरीके से चुनाव किया जाएगा। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और ऐसा भी कह सकते हैं सर कि कंपैरिजन के आधार पर ऐसा होता है क्या पद? क्या जैसे है कि कर्तव्य के आधार पर पद होना चाहिए। कर्तव्य के आधार पर मतलब क्या चाह रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि सेमी प्रोसेस होगा तो फिर कोई बराबर का ठीक नहीं रह जाएगा। हाँ, तो वो बात सही है, मुझे होगा तो वहां पर कंप्लीट तो पावर होगा, लेकिन अपना अपना जिम्मेदार मतलब कर्तव्य पर होना चाहिए ना, कार्य पर। जैसे कि वो सब देखो, किसी के लिए इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस बनाने का क्या जरूरत है जब उनको पावर ही नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रेसिडेंट पावर है ना सर, पावर कहाँ करते हैं ठीक है, राज्य का सभी राज्य का राज्यसभा का अध्यक्ष है वो सिर्फ, और क्या है? कुछ नहीं। राज्यसभा है मतलब वो सभी राज्य का बराबर इक्वलिटी के लिए क्या है उसका बोलते हैं, मतलब वहाँ प्रतिनिधित्व जाता है सभी राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य हैं, ये सिर्फ राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, इस बात को समझो।
ठीक है, हाँ इनके पावर कब रहेंगे जब ये राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे तो उनके पास कोई पावर होता नहीं है। ठीक है, हाँ, लोगों होता ने तो नहीं है रास्ता तो। राष्ट्रपति को जब पढ़ा तो उसमें बहुत सारा पावर पढ़ा था, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, सारे पावर को पढ़ा था मैंने उपराष्ट्रपति के चैप्टर में। उपराष्ट्रपति ऐसे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का विकल्प होता है, तो फिर बराबर क्यों? बात सही है। तो उपराष्ट्रपति का यही प्रोसेस है चुनाव का। वो जो क्या कहते हैं, जो वोटिंग होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सेम टू सेम प्रोसेस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है उसमें भी ये लगाया जाता है। उसके बाद जो है कि उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर, जो हाँ राष्ट्रपति चुनाव से पहला स्टेप जो होता है वो स्टेप इसमें नहीं होता है सर। क्या बोले? जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है ना सर, विधानसभा का जो प्रतिनिधि का जो वैल्यू निकाला जाता है वो स्टेप नहीं होता है सर इसमें चुनाव का। जी सर, राष्ट्रपति के चुनाव में हाँ तो वो स्टेप नहीं होगा सर उपराष्ट्रपति के चुनाव में। हाँ, तो वो तो नहीं होगा नहीं, उसके निर्वाचक मंडल में वो है ही नहीं, तो वो क्यों होगा? बेमतलब का काम करने के लिए क्यों जाएं? आपको उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि सभी संसद के मतों का मूल्य ऐसे भी बराबर होता है। यहाँ सिर्फ संसद ही वोट दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति एक वोट होगा। उसमें इतना करने का जरूरत क्या है जब उसके निर्वाचक मंडल में वो है ही नहीं? तो ठीक है, इसमें तो ऐसे ना होता होगा सर कि देश के पूरे जनसंख्या बाद संसद की संख्या। नहीं, कुछ नहीं, सीधा संसद का वोट का सीधा मूल्य बराबर रहता है। एक संसद एक वोट एक मूल्य बराबर कर। हाँ, जब प्रोसेस ही उतना लंबा थोड़ा नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना उतना? ठीक है, तो मूल कैसे निकालेगा? कुछ नहीं, जितना व्यक्ति ने वोट दिया बात खत्म है, उसको काउंट कर लेगा। क्यों इसमें इतना कितना कहाँ वाला मतलब ये अच्छी वाला किसमें मतलब विधानसभा का व्यक्ति है ही नहीं इसमें, तो विधानसभा के वोट का मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने का जरूरत क्या है इसमें? क्यों फॉर्मूला लगाने जा रहे हो? बेवजह कॉम्प्लिकेटेड चीज लगाने नहीं ना जा रहे सर, मूल निकाल रहे हैं। संसद वाला वोट का मूल कैसे निर्धारित करता होगा? कोई निर्धारित नहीं करने जाएगा, सीधा एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट वाला। हाँ, तब समझ में आया, ये सही है, वो सिस्टम है। हाँ सही है। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। या अगर राष्ट्रपति फ्री नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति रहेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होता है? तो जब से पद ग्रहण करेंगे तब से 5 साल तक लिए वो उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। बशर्त ये है कि जब वो त्याग पत्र ना दे, उनकी मृत्यु ना हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। और उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार लिखित नहीं किया गया है। इसमें यही है कि राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा और फिर पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। शर्त यही है कि 14 दिन पूर्व जो है कि इनको नोटिस देना होता है उपराष्ट्रपति महोदय को। उसके बाद जो है कि लोकसभा का भी सहमति मतलब राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। देखो, बहुमत विशेष जाएगा लोकसभा। क्या बोले? नहीं, जो यहाँ पर हमें ये जोड़ दिया था, पूर्ण बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत की पूर्ण बहुमत सर। विशेष वही विशेष। उसके बाद विशेष बहुमत के बाद लोकसभा के मतलब सहमति होना चाहिए उसमें भी। हाँ, उसके बाद फिर उस लोकसभा में जाएगा, वहां जाकर के वो पास करेगा। उसके बाद जो है कि ये पद से हट जाएंगे। पद की रिक्तता कब होगी? कि वही 5 वर्ष की समाप्ति पर, त्याग पत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु पर और निर्वाचन की अवैधता पर। और जब उपराष्ट्रपति का अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा कि वो 5 वर्षों के लिए अपना पद पर बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है कि अगला उपराष्ट्रपति चुन के आया तो वो बचे हुए कार्यकाल के काम करेगा। नहीं, वो अगले 5 वर्षों के लिए अपने पद पे बना हुआ रहेगा। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके ना होने पर जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम व्यक्ति को उसके राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देता है कि आप रहेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का शक्ति क्या है? तो उपराष्ट्रपति का शक्ति और कार्य यही है कि ये पदेन सभापति हैं इसमें अपने मतलब कि राज्यसभा का। और इनको आपको पता है कि जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उनको सेम टू सेम लोकसभा के अध्यक्ष के तरीके का ही पावर रहता है। वही सदन को चलाना और उसको करना तो कुछ है नहीं। जब उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में उस समय वो कार्य नहीं करेगा। और जब जो है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा तो उनको सैलरी जो है कि राष्ट्रपति वाली उतने समय के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 महीने वेतन और भत्ते वही मिलेंगे ना। हाँ, जितने समय के लिए राष्ट्रपति का काम किया है उतने समय के लिए राष्ट्रपति वाला वेतन।
नहीं तो वो हर चीज वो करेगा, राष्ट्रपति वाला हर चीज करेगा वो। हाँ, उसमें वो लोक राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। और दूसरी हाँ, बात वो नहीं रहेगा, उससे वो राष्ट्रपति बन जाता है। हाँ, वो राष्ट्रपति बन जाता वो है। और सर वो सिर्फ 6 महीने तक के लिए राष्ट्रपति के पद पे रह सकते हैं ना? मैक्सिमम 6 महीने के लिए रह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। क्योंकि राष्ट्रपति के पद में एक नियम है कि अगर उनका पद रिक्त होता है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत ही भर देना पड़ता है। तो वही है कि अधिकतम वो 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। ठीक है। और इनको जो वेतन मिलता है, वो वेतन ऐसे संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है इनके वेतन की व्यवस्था के बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि राज्यसभा के प्रधान सभापति होने की वजह से ही इनको वेतन मिलता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो उसको राष्ट्रपति वाला ही वेतन भत्ता दिया जाता है। और सब कुछ, हाँ, सारा चीज उनको वो मिलता है। ऐसे उपराष्ट्रपति का वेतन अभी 4 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का वेतन। ठीक है। और इनको जो है कि चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है उपराष्ट्रपति का, इसका निपटारा कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या जी सर? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, चुनाव का जो है कि न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। क्या ये बात राष्ट्रपति वाले में लागू होता है? हाँ सर, वहाँ भी चुनौती नहीं दिया जाता है अपूर्ण होने पर। वहाँ भी चुनौती नहीं दिया जाएगा अपूर्ण होने पर, क्योंकि ऐसा कोई 11वां 22वां कुछ संविधान संशोधन है इसके लिए, इनमें 11वां संविधान संशोधन है ऐसा कुछ। उसी में स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहेगा तो भी जो है कि चुनाव का आप अति नहीं कर सकते हैं। 11वां ही है शायद संविधान संशोधन, जहाँ तक हमको याद है। ठीक है। उसके बाद ये न्यायालय संशोधन के द्वारा हुआ था सर। हाँ, ये संशोधन के द्वारा हुआ था। तब इसका मतलब कोई पहले चुनौती दिया होगा तब ना? हाँ, हो सकता है, क्योंकि संशोधन हुआ था तो ऑब्वियसली बात है चुनौती दिया होगा। कम पढ़े थे कहीं पे कि 11वां संविधान संशोधन, शायद एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। 11वां संविधान संशोधन है। हाँ, 1961 में हुआ है। हाँ, 1961 में हुआ। केमा 11? हाँ, 11वां ही है। ठीक है सर। और इसमें दो क्वेश्चन है सर, उसमें जो थोड़ा सा ये करा। ठीक है सर, एक और चीज सवाल ये है कि जो आपने कहा कि बिल्कुल जो है इनका जो निलंबन का या इनका जो है हटाने का महाभियोग की कोई प्रक्रिया दी भी नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रक्रिया जो है जो राष्ट्रपति की जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से भी इनकी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। ठीक है। तो ये जब उपराष्ट्रपति के रूप में बीजेपी के एक नेता थे आपका, उनके खिलाफ जो है लेके आया गया था ये मुद्दा। कौन? इनके क्या नाम था उनका, वेंकटेश कैसे करके नाम था, भूल रहे थे आंसर सर। क्या लाया गया था उनके खिलाफ? उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि उनको हटाया जाए उपराष्ट्रपति को। कब? यही हाल फिलहाल में ही, ये मोदी जी के समय में ही। कुछ भी वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने हैं, वैसा कहाँ हुआ था कि उनको कभी हटाने का बात हुआ था? कोई सुने हो क्या? नहीं तो नहीं भाई। और कोई सुने हैं? नो सिर्फ पहले वेंकैया नायडू थे, अभी तो वो हैं। वेंकैया नायडू। हमको ये लग रहा है ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी के खिलाफ। किनके खिलाफ? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव लाना अलग बात होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं, तो हम बता रहे हैं कि याद ये होगा चाहे उनका, ये बता रहे हैं हम क्या। हाँ, ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, भले ऐसा कुछ वेंकैया नायडू के खिलाफ नहीं हुआ, ये जानकारी गलत। वेंकैया नायडू के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। और देखो, जो अभी तक उपराष्ट्रपति रहा है उनका लिस्ट है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, केआर नारायण, उसके बाद कृष्णकांत जी बने थे, वेलू सिंह शेखावत, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार बने थे, और उनके बाद एम वेंकैया नायडू, और अभी जो है कि जगदीप धनखड़ जी बने हुए हैं। जिसमें से जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार पूरा किया है, और मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपना कार्यकाल 2 बार पूरा किया है। बाद बाकी सभी लोगों ने अपना कार्यकाल 1 बार ही पूरा किया है। कोई भी राष्ट्रपति आज तक भारत में 2 बार अपना राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के दोबारा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। दोबारा कार्यकाल उनको मिला ही नहीं। ठीक है। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन और क्या कहते हैं हामिद अंसारी को 2 बार का कार्यकाल मिला था। ठीक है। ऐसा नहीं लगता सर? हाँ, ये शुरू में थे राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दोनों 2 बार टर्म पूरा कर लिया राष्ट्रपति का। हाँ, उन्होंने फिर तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति भी बन गए थे ना, तो इन्होंने जो है मतलब 2 बार पूरा करके। सर्वप्रथम तो यही ना था।
और इन्होंने उपराष्ट्रपति का 2 कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसोफर थे। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति में बहुत हाय तौबा करने का जरूरत नहीं। क्या कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि नया राष्ट्रपति कार्यवाहक ग्रहण करेगा। तो अमेरिका में होता क्या है, थोड़ा सा अमेरिका से कंपेयर कर देते हैं कि अमेरिका में क्या होता है कि अगर उनका राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई चुनाव नहीं होगा। मान लो कि बाइडेन मर जाता बीच में, तो कमला हैरिस को मजा ही मजा हो जाता कि वो राष्ट्रपति बनती और पूरे जो बचे हुए कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति रह जाती। फिर चुनाव होगा तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। वहाँ अलग सिस्टम, यहाँ अलग सिस्टम है। सर एक चीज सर छूट गया था राष्ट्रपति में, एक पॉइंट। हाँ बोलो। एक तो पॉइंट अध्यादेश वाला और दूसरा पॉइंट राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये दोनों को सर जो करना था। इसमें क्या अध्यादेश में क्या छूट गया था? अध्यादेश तो पूरा पढ़ाए थे जी, क्या छूट गया? अध्यादेश शायद हमको लगता है छूट गया था कि अध्यादेश जारी कर। कल अध्यादेश में नहीं पढ़ाया है कि जो जिस विषय पे संसद कानून बना सकता है उस विषय पे राष्ट्रपति का जो एक अध्यादेश भी आ सकता है। अध्यादेश जो है कि 6 महीने और 6 हफ्ते तक चल सकता है जब संसद का सदन का सत्र स्टार्ट होगा। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 10 तारीख को लोकसभा मिलेगा, 15 तारीख को राज्यसभा मिलेगा। कल तो मैंने पढ़ा है इसको। टॉपिक खत्म हो गया तो क्वेश्चन हल करवाइए। प्रधानमंत्री ये तो मैंने पढ़ा है इसको, कहाँ छोड़े तो नहीं है भाई। ये कल डिटेल में इसको डिस्कस किए थे, आप जाके भी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें होगा। और बहुत अच्छे से इसको अध्यादेश को बताया गया था। उसके बाद जो अगला आएगा तो हम लोगों को पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर का पद का जिक्र है, वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा और संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये पता है ना? तो हम लोग जो है कि कल प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा सवाल जो है कि कर लेते हैं। तो कर लीजिए सर, दोनों का टॉपिक का सवाल। हाँ, दोनों टॉपिक का सवाल खत्म कर लेते हैं। ये सवाल कल जो भेजे थे आप लगाइए तो जरा स्क्रीन पे। कोई राज्य की जनसंख्या बटे नंबर ऑफ एमएलए गुना क्या करना होगा, 1/1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एमपी का मूल्य निकालना होता है तो भारत के कुल एमएलए का वोट बटे टोटल नंबर ऑफ एमपी लोकसभा एवं राज्यसभा होता है। ठीक है, तो अगर मतलब कि अगर एवरेज निकालेंगे किसी का तो वो संख्या डिफरेंट नहीं होगा, वो संख्या सेम रहेगा। इसलिए जो है कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत है और ऑप्शन गलत है और पहला नंबर सही है। चलो दूसरा नंबर, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र है? तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि वाले सुलभ बनाने का अभिकरण है और लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोक नीति है उसको क्रियान्वित करने वाला जो है कि नौकरशाही बनाई इसलिए ये जो यूपीएससी 2020 में पूछा गया था कि लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। उसके बाद फिर जो है कि एमपी लैड्स जो स्कीम होता है उससे संबंधित एक प्रश्न है, यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो बनाइए एमपी लैड्स से संबंधित प्रश्न के बारे में। ऊपर तो कीजिए सर, स्क्रॉल तो कीजिए ऊपर सर। नहीं दिख रहा है? नहीं, ऊपर कीजिए ना सर, ऊपर एमपी लैड्स वाला क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, अब आया एमपी लैड्स पूरा कीजिए सर, ऊपर नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आ रहा है तो पूरा अब तो दिख रहा है। खुद से करना। तुम रोटेट कर लो मोबाइल को। ओके रोटेट स्क्रीन के बारे में है। इसमें 1 3 4 होगा सर। 1 3 4 होगा कि 1 2 4? 1 2 इसका आंसर टी है, 1 2 4 होगा। 1 2 4 कैसे होगा? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको कि एमपी लैड्स स्कीम कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसको बोला जाता है, के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ये देखना है हम लोगों को। तो इसमें है कि एमपी लैड्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्कीम होता है, निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। ये बात सही है कि वो जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं उसके निर्माण में ये इसको यूज किया जाता है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनसंख्या के लाभकारी हेतु प्रयुक्त होना आवश्यक है। ये बात सही है कि अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या के लिए ये होना आवश्यक है।
तीसरा कह रहा है कि एमपी लैट्स की निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ये अग्रणित होता है उसका नॉन लैप्सेबल। हाँ, ठीक है। ये लैप्सेबल नॉन लैप्सेबल होता है और ये अगले साल के जो है कि वो अग्रेसित हो सकता है, ठीक है। ये फंड लैप्स नहीं करता है। उसके बाद क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। ये बात सही है कि जो एमपी लैट स्कीम रहता है, पैसा भले ही संसद का रहता है, लेकिन जो अनुमोदन होता है वो जिला के अधिकारी ही करते हैं। उस पैसा अकाउंट में रहता है। एमपी क्या करता है कि अपना ही बना के देता है कि यहाँ पे एक स्कूल बना दीजिए, यहाँ पे एक नाला बना दीजिए, यहाँ पे एक चापाकल लगा दीजिए। एमपी क्या करते हैं, अपनाती देते हैं, वो सहमति दे देते हैं। सहमति देने के बाद जो खर्च होता है वो जिला पदाधिकारी के ही द्वारा खर्च किया जाता है, उसका स्कीम वगैरह जैसे भी निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा जो है कि गलत था और बाद बाकी इसका सारा ऑप्शन सही था। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उससे राज्य विधानमंडल के निचले सदन द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। कौन सा होगा? उच्च सदन वाला। देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वह स्वयं प्रत्याशी होगा तो भी उसको वोट करने का अधिकार रहता है, ये बात गलत है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष रह गया हो, कोई बात नहीं। राज्य विधानमंडल में वो अपना बहुमत नहीं भी कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री के पद से हाथ गंवाएंगे, लेकिन अगर वो विधायक हैं तो वो वोट कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा है कि वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, तो वह बात सही है। अगर विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य यानी कि आप विधान परिषद के अगर सदस्य हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही जो है कि वो ऑप्शन है जिसमें कि वोट नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद 5वां नंबर कहता है, दिख रहा, आई थिंक विजुअल है। निम्नलिखित दिख रहा है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्यांकन, जो एमएलए का मत का मूल्यांकन होता है, वो बराबर है राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 100। दूसरा कथन है, एक निर्वाचित संसद सदस्य का मूल्य का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधायकों के कुल सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटे निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या। और तीसरा कथन है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। कौन सा इसमें सही है? 5 का बी होगा, केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया था। क्यों गलत है? तो पहला देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, राज्य की संख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000 होगा, ना कि गुना 100 होगा। प्रतिशत नहीं निकाला जा रहा है, जो कि गुना 100 से कर दिया है। आखिरी चुनाव में जो एक मतदाता की संख्या 4097 कुछ मतदाता है, 5000 मतदाता नहीं, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए एक ही बात है कि क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये नेताजी के लिए यही क्वालिफिकेशन सबसे बेस्ट है कि पढ़ा और लिखा होना आवश्यक नहीं होता है। नहीं है। हाँ, ये इसमें देखो, सुनो, इसमें जो है कि क्या कहते हैं, जो सी नंबर ऑप्शन है वो भी गलत है इसका, ठीक है। सेम क्वेश्चन घटना चक्र में भी दिया हुआ है और वहां इसके सी क्वेश्चन को भी गलत किया गया है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हूँ, नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष क्या सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूँ, संसद चुने जाने की योग्यता नहीं। ये भी गलत है। तो सर एक मिनट, लोकसभा का जो है सर, वो जो सांसद चुने जाने हो या एमपी चुने जाने, बात तो एक ही हो गया ना? नहीं भाई, लोकसभा का सदस्य अलग हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य अलग हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब जब पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति वाला चैप्टर, उसमें लिखा हुआ मेंबर ऑफ क्या कहते हैं, लोकसभा का तो सर है ही, लेकिन उसको भी तो एमपी ही कहते हैं ना सर? हाँ, एमपी ही कहते हैं। नाम से अलग है भाई, आपकी प्रकृति का अलग है, नाम एक अलग बात, नाम अलग बात है, प्रकृति अलग बात है। वो स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि सीट भी, ठीक है। मैंने उसको बनाया था तो उसमें ये दिया हुआ था कि नहीं,
आप इसको सही नहीं मानेंगे। राज्यसभा के सदस्य का जो होता है उसे जब अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति चुनाव में होता स्पष्ट है। तरीके से उन्होंने राज्यसभा का सदस्य लिखा हुआ है, इनको जब सेट करना था तो उनको लिखना चाहिए था ये क्या कहते हैं वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने चाहिए। ठीक है, चलिए म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर बना। सी होगा सर। सात का तो सी। 7 का सी होगा। तो अगले 5 वर्ष तक रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से। तो उससे बात है कि पद ग्रहण जिस दिन से वो कार्यकाल ग्रहण करते हैं उस दिन से वो क्या कहते हैं अपने पद पे रहते हैं, और अगले 5 साल के लिए रहेंगे तब तक जब तक कि उनका कोई सक्सेसर चुन के नहीं आ गया हो। ठीक है, अगर सक्सेसर नहीं आएगा तो वो बना रहेगा पद पे। ठीक। 8 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के द्वारा। ये पूरे महाभियोग की प्रक्रिया को हम लोगों ने अभी शुरुआत में भी डिस्कस किया था, इसलिए जिक्र नहीं करना चाहते हैं। महाभियोग के हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल किस में उल्लेख किया गया है? 61 में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा? तो 14 दिन जो है कि पूर्व उनको सूचना देना आवश्यक होगा। दिख रहा है? इधर थोड़ा सा थक भी रहा है सर, थोड़ा सा धुंधला आ गया सर, फिर भी पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो पढ़ लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के प्रावधान में क्या कहते हैं, 7 नंबर लगाया था। ये होगा ना, ये वाला होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है किंतु महाभियोग का अधिकार नहीं होता है? राज्यों की विधानसभा। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ उसके बाद फिर है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का स्थान अगर रिक्त हो जाए तो उसे कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में भर लेना चाहिए। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से भिन्न कारण से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाने चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए? 6 माह के भीतर जो है कि उनका हो जाना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? कौन सा अनुच्छेद है? 53 है कि 52? 52 में राष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया है। 53 में कहा गया है कि संविधान में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और वो अपनी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं या जो है कि अपने ऑफिस के स्टाफ के द्वारा, अधीनस्थों के द्वारा वो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के संविधान को समस्त कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। 19 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, बहुत गलत बात लिखा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, सही बात है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बात भी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन में राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए अपने वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44 में ये कहा गया था। ठीक, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। उसके बाद 21 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। हाँ 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 हाँ, आहूत राष्ट्रपति करता है, अध्यक्षता करता है ना। आहूत पूछा गया है, आहूत बुलाता राष्ट्रपति है, स्पीकर के द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है,
22 नंबर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। वह सही बात है। दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल गलत बात है, कहीं नहीं जाता है उसके। प्रत्येक बात से दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही बात है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, सही बात है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। गलत है सर। हाँ, वो दूसरा गलत है। दोनों सदनों के सदन में चर्चा में भाग लेता है। कभी नहीं देखे होंगे कि जाके राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं कुछ। भारत के राष्ट्रपति में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या 24 में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है कि क्या होगा आंसर, थोड़ा सा बताइए। हाँ, एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। वीटो जो है कि भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में विधेयक में होगा। जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो बता देते हैं। देखो, जो एब्सोल्यूट वीटो होता है, जिसको कि अत्यांतिक वीटो कहते हो, उस वीटो के मामले में कई बार चारों में वीटो का प्रयोग है। अरे नहीं, एक ही होगा। क्या कहते हैं तुम्हारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक। भारत डाकघर वाला हो जाएगा। समझा रहे हैं, समझा अरे समझ लो, बता समझा रहे हैं कैसे नहीं है। रही देखो, होता क्या है कि जब हम लोग एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं ना, एब्सोल्यूट वीटो के मामले में कई बार क्या होता है कि मंत्री परिषद का सलाह भी लिया जाता है। कैसे? जैसे कि मान लो कि किसी जो है कि कोई क्या कहते हैं लोकसभा था, जैसे 17वीं लोकसभा था, वो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पारित करके जो है कि राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किया था। ठीक है। और उसके बाद जो है कि अगली लोकसभा नई लोकसभा चुन के आती है, सरकार बदल जाती है, तो उस मामले में राष्ट्रपति उसके अगले मंत्री परिषद से वो सलाह भी लेते हैं कई बार, ये क्या करें, ये इसको साइन कर दें या छोड़ दें। ठीक है। दूसरी बात कि कई बार प्राइवेट मेंबर बिल भी पारित होता है, और उसके बाद अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करे कि राष्ट्रपति महोदय इसका आप जो है कि दस्तखत नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो दस्तखत नहीं भी करते हैं। ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो के मामले में कई बार मंत्री परिषद के सलाह की आवश्यकता होती है। वो कई बार मंत्री परिषद सलाह भी उनपे दे देते हैं। इसलिए उसको जो है कि क्या कहता है, इसलिए लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग खुद किया था, तो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग उन्होंने किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, और उन्होंने क्या किया था कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक पारित करके दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है कि उस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति बदल गए। राष्ट्रपति बदल के आर वेंकट रमनी साहब आए थे। आर वेंकट रमनी साहब के सामने फिर इस विधेयक को भेजा गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तब तक में फिर उनकी जो राजीव गांधी की सरकार थी वही चली गई। तो अगली जो सरकार आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस विधेयक को हम लाएंगे, इसको जो है कि आप दस्तखत छोड़ दें, तो तब जाके वो विधेयक लैप्स कर गया। ठीक है। तो इसमें जो एकमात्र शब्द का प्रयोग किया है तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक पे ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी पूरी की पूरी मर्जी चली। ठीक है। इसलिए जो है कि कई बार एब्सोल्यूट वीटो में कहा जाता है ये कि वो उसको क्या करते हैं, हम लोग मंत्री परिषद से सलाह भी, वो सलाहकारी तंत्र की तरह वो काम करने लगता है। समझ में आया मसला? सर एक इसका मतलब एक ही चीज आप ये कह रहे हैं कि जो 3 वीटो पावर है उसमें सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति का जो है ये विवेकाधीन शक्ति जो लागू होता है वो केवल पॉकेट वीटो पर ही। हाँ, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, निम्नलिखित में से उस विधेयक की अनुमति रोकने का अधिकार किसके पास होता है? उसके बाद है किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद को सलाह लेना आवश्यक नहीं है? देखो, राजदूतों की नियुक्ति पर सलाह लेना आवश्यक है, विधेयक की स्वीकृति देने वाला होगा। राज्यपाल द्वारा प्रेरित विधेयक पर स्वीकृति नंबर हो जाएगा। विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए जो है कि इसको सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बी वाला कभी कभी तो पढ़ता ना सर, अभी बोल रहे थे आप। राष्ट्रपति कई बार सलाह ले लेते हैं, कई बार मंत्री परिषद सलाह दे भी देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनके पास है ना पॉकेट वीटो, हाँ, तो विधेयकों को स्वीकृति देने के मामले में उसको आवश्यकता भी नहीं है भी है। अल्लाह दे भी दीजिएगा, सलाह नहीं मानेंगे तो सलाह तो सलाह होता है ना। ठीक है।
सर तो दोनों में क्या है? ये राज्यपाल द्वारा जो भेज रहा है तो उसमें उल्लेगा सलाह, वो भी तो विधायक है, स्टेट का विधायक है, वो वहाँ का है, सांसद का, तो ज्यादा मजबूत तो संसद वाला है। राज्यपाल द्वारा प्रेरित विधेयकों की स्वीकृति देने में दोनों तो एक ही चीज है ना लगभग, एक राज्यपाल द्वारा भेजा जा रहा है, मंत्री पर द्वारा तुम्हारा कहना तो सही है कि सलाह लेने की आवश्यकता तो इसमें भी नहीं है। हाँ, कैसे उसमें होगा? उसमें तो ज्यादा स्वतंत्र होता है सर राष्ट्रपति। उसके मामले में तो और भी जो है कि ज्यादा स्वतंत्र होता है। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि इसमें इसको ऑप्शन करके बनाना चाहिए था, ठीक है, इसमें कूट लगा देना चाहिए था, कूट इन्होंने नहीं लगाया है, बात सही है। इसमें दोनों में जो है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन के फ्रेमिंग में ही मिस्टेक है इनका। ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर का है, क्या है, छत्तीसगढ़ CCS3 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित सवाल हम लोगों ने किया। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग प्रधानमंत्री। सर मेरा एक आग्रह कीजिए ना सर। क्या बोलो?